मित्रों, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ज्यों-ज्यों आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरता जा रहा है और देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर चल रहा है, त्यों-त्यों अनेक प्रतिगामी शक्तियां भारत की इस अभूतपूर्व विकास को और प्रगति को रोकने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र करती दिखाई पड़ रही है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी और उनके आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग समय समय पर कहते आ रहे हैं, वो चीजें अब पूरी तरीके से जनता के सामने आती जा रही है। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%। और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन यह है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दैट इज वन अदर थिंग। उस प्रक्रिया में जब हम यह देखते हैं कि यह बयान सैम पित्रोदा का आया है, पहली बात तो हम बहुत साफ करना चाहते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए। अब इसके बाद उनका यह बयान कहना, तो मैं पूछना चाहता हूं
ये गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि यह एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सैम पित्रोदाय बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ऑन द रेफरेंस मैं आपको पहले बता दूं, बोल चुका हूं तो एक बार रिमाइंड भी कर दूं। वैसे आपको पता है, भारत में एक दौर ऐसा भी था जब चीन को हमने सैनिकों को चावल प्रोवाइड किए थे। 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया कि आपने क्या चीन की सेना को रसद प्रदान की है? तो उन्होंने कहा हां, हमने थोड़ी मात्रा में की है, पर वो हजारों टन चावल था। और कहा इसलिए कि उनको बहुत जरूरत है, हम उनको जिंदा रखने के लिए दे रहे हैं। जबकि उस समय तिब्बत में एट्रोसिटीज हो रही थी, और वो इसलिए था कि उस समय चाइना का नियरेस्ट शहर चेंगडू 2000 किलोमीटर से अधिक दूर था, और सड़कें भी खराब थी। भारत से तावांग से 250 पौने 300 किलोमीटर की थी, और सड़क भी अच्छी थी। यानी उस दौर से आज तक चला आ रहा है। तो मैं साफ साफ कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि वो चीन के साथ हुए अपने करार के प्यार में, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से मिले हुए लोन के दबाव में बोल रहे हैं, और लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसके लिए उनको आकर सीधे सीधे सफाई देनी चाहिए। और वो अनेक उदाहरण हैं, वो सब तो अपनी जगह है। दूसरा विषय, एक और अधिक महत्वपूर्ण विषय आया है, भारत के चुनावी व्यवस्था को किस प्रकार से ये समुद्र पारीय कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ ये समुद्र पार से एक दूसरे प्रकार की जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं, वो भी यह दर्शाते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार के दुरभिसंधियां भारत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग और कुछ भारत विरोधी शक्तियों के साथ चल रही हैं। कि एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है, जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है, इसके साथ एक करार किया। और यह करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं, जिसने $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट किए एक माध्यम से, यूएसएड इत्यादि के माध्यम से, और इसके बाद से 3-3.5 लाख डॉलर प्रतिवर्ष भारत में आते जा रहे थे। आज हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि 2020 में आप याद करिए, जब अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठे थे, तो भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की गई थी कि जो इलेक्शन वोटर सिस्टम हमारे यहां है, वोटर आईडी कार्ड वाला, वो उनके यहां होना चाहिए। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। यानी बहुत साफ है कि सोरस की सुर, अंकल सैम के सुर, और उसके बाद जो कुछ यहां कांग्रेस बोलती है वो साफ नजर आता है। यानी अगर हम ये कहें, जो सैम पित्रोदा बोले हैं, ऐसा लगता है कि लिरिक्स जो है वो सैम पित्रोदा के हैं और उसके गीतकार सोरस हैं, और उसके ऊपर सिम्फनी बजाने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं।